नाज़रीन, एक ज़माना था कि मेरा आना-जाना पागल खाने में कुछ ज़्यादा ही रहने लगा था। अब ये नहीं कि मैं मतलब पागल खाने इस वज़ह से नहीं जाता था कि मैं ये मेरे सहाफ़त के इब्तदाई दिनों की बात है कि उस वक़्त मैं पागल खाने में जो है ना, वो मेरा आना-जाना कुछ ज़्यादा इस वज़ह से होगा कि वहाँ से अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ जो हैं वो मिल जाया करती थी। और जो वहाँ के माहिर नफ्सियात जो थे, उनसे मेरी अच्छी खासी जो है वो दोस्ती भी हो गई। फिर जैसे ही मुझे फ़ुर्सत मिलती थी, मैं सीधा उनकी क्लिनिक जा पहुँचता था और वो भी बड़े शौक से अपनी ख़ास और नायाब कलेक्शन के जो मरीज़ होते थे, उनसे मेरा तारुफ़ करवा देते थे। इनमें से एक डॉक्टर साहब जो हैं, उनका इलाज थोड़ा-सा मुनफ़रिद होता था। उनके पास आम नहीं बल्कि ऊँचे घरानों के आला तालीम याफ़्ता और बड़े-बड़े इदारों से फ़ारिग़ व तहसील मरीज़ आते थे। यूँ लगता था जैसे ऑक्सफ़ोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों ने डिग्रियों के साथ-साथ अजीबो-गरीब ख़यालात भी उनको अतिया किए हुए हैं। अच्छा, एक रोज़ ना उनके दफ़्तर पहुँचा तो एक निहायत वजीह लिबास पहने हुए एक साहब तशरीफ़ फ़रमा थे। इटालियन सूट उनके ऊपर बहुत जच रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी फैशन शो से सीधा यहाँ पहुँचे हों। महँगे परफ्यूम की खुशबू ने पूरे कमरे में फैली हुई थी और हाथ में उनके क्यूबा का सिगार था और ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी रईस फ़िल्म के एक रईस किरदार हों। नाज़रीन, ऑफ़िस में एक खूबसूरत दिलचस्प हिस्सा ये था कि मौसूफ़ बड़े ही इन्हमाक से बारी-बारी पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी में डॉक्टर साहब की ऐसी की तैसी फेर रहे थे। ऐसी-ऐसी वो मुग़ल्लात बक रहे थे और ऐसी तवाज़ो कर रहे थे कि यकीन कीजिए कि लुग़त भी शर्मा जाए। हैरत की बात ये थी कि डॉक्टर साहब निहायत सुकून, तहम्मुल और ख़ामोशी के साथ उनकी ये सारी गालियाँ सुन रहे थे। जब साहब की तवानाई ख़त्म हुई और उनके पास गालियों का ज़ख़ीरा भी ख़त्म हुआ, तो डॉक्टर साहब ने ख़ामोशी से इशारा किया, अमला आया और उन्हें कुर्सी समेत आहिस्तगी से बाहर ले गया। मैंने हैरत से डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, इतनी सख्त और गलीज़ बातें सुनकर भी आपके माथे पे शिकन तक नहीं आई? वो मुस्कुराए और आराम से बोले, अहमद बेटा, मुझे मालूम है ये शख्स ज़हनी मरीज़ है। अगर मैं उसकी बातों पर गुस्सा करने लगूं तो फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा? इस सूरत में तो मैं इससे भी बड़ा मरीज़ साबित हो जाऊंगा। नाज़रीन, उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि अगर वाकई हम नॉर्मल हैं तो फिर मैं कभी गैर मुतवाज़िन लोगों की बातों पर अपना सुकून कुर्बान करना अक्लमंदी नहीं समझूंगा। नाज़रीन, उस दिन से मैंने ये उसूल अपनी ज़िंदगी में तय कर लिया कि जब भी किसी मुश्किल सूरत हाल में मेरा कोई ऐसा सामना ऐसे शख्स से हो जाता जो दलील की बजाय शोर से काम लेता था, मुझे फ़ौरन डॉक्टर साहब की नसीहत याद आ जाती थी। मैं बहस शुरू करने की बजाय खामोशी से अपनी गलती मान लेता हूँ, माज़रत कर लेता हूँ, चाहे कसूर मेरा हो या ना हो, और वहाँ से खिसक लेता हूँ। मैंने ये सीख लिया है कि ऐसे लोगों से बहस करना ऐसे ही है जैसे आप दीवार को तकरीर सुना रही हो। जिस दिन गलती से मैं किसी ऐसे शख्स से बहस में उलझ जाऊं, यकीन माने कि रात भर करवटें बदलता रहता हूँ और नींद की गोली मुझे घूर रही होती है। नाज़रीन, मेरे जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं, उनका हल्का अहबाब थोड़ा मुख्तलिफ सा था। वो अमीर और आला तालीम याफ्ता मरीजों की बजाय सरकारी अस्पताल में ज़ेरे इलाज गरीब ज़हनी मरीजों की देखभाल किया करते थे। उनकी ड्यूटी एक सरकारी पागल खाने में थी और मैं हफ्ते में 1-2 मरतबा गपशप करने और दिलचस्प किरदारों से मिलने के शौक में वहाँ पहुँच भी जाया करता था। वहाँ ऐसे-ऐसे नादिर नमूने मौजूद थे कि इंसान हँसते-हँसते सोचने पर मजबूर हो जाता था। एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे साहब से हुई जो जिन्हें ये पूरा यकीन था कि वो नौज़ बिल्लाह दुनिया के मालिक हैं और अब वक्त आ गया है कि क़यामत बर्पा कर दी जाए। और उनका उसूल ये था कि जब तक सामने वाला जनाब आला कहकर मुखातिब ना करे, वो मुंह नहीं खोलते थे। मैंने भी रस्म दुनिया निभाई और बड़े अदब से उन्हें मुखातिब किया और फिर पूछ बैठा कि हुजूर, आखिर क़यामत लाने का इरादा क्यों फरमाया है? तो उन्होंने मुझे इस तरह घूरा जैसे बहुत बेवकूफ़ाना सवाल कर दिया हो मैंने। फिर मुझे बोले, जिस दुनिया में आलू 40 रुपए किलो तक पहुंच जाए, वहां उस दुनिया को बाकी रहने का कोई हक हासिल है? मैंने फौरन नहीं में सारी लाया और दिल ही दिल में सोचा इस वक्त इख्तिलाफ करना मेरी सेहत के लिए मुनासिब नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, इत्तेफाक ये देखें कि मेरी तायद सुनकर वो बेहद खुश हुए और फरमाने लगे कि 10 साल में पहली बार कोई समझदार आदमी मिला है, वरना यहाँ सब के सब अकल से पैदल हैं। फिर बड़ी शफकत से फरमाया, यार तुम ना बाकायदगी से आते जाते रहना,
जल्द ही मैं तुम्हें अपना नायब मुकर्रर कर दूंगा। मैंने भी बड़ी संजीदगी से ऐसे सीने पे हाथ रखा और फौरन हामी भर ली। अलबत्ता उन्होंने एक शर्त भी रख दी थी कि अगली दफ़ा जब मुलाकात पर आओ तो सिगरेट की 2 डब्बियां साथ लेके आना। मैंने ये शर्त भी फौरन मंजूर कर ली। यूं काफ़ी अरसे तक उनकी सिगरेट नोशी का बंदोबस्त मैं करता रहा, और यहाँ तक कि आलू जो महंगे थे वो थोड़े सस्ते हुए और उन्होंने भी क़यामत बर्पा करने का मंसूबा जो है मुअख्खर बल्कि मनसूख ही कर दिया। इस पागल खाने में मुझे 2 ऐसे तारीखी किरदार मिले जिन्हें देखकर मैं लम्हों के लिए हैरान रह गया। एक खुद को जुल्फ़कार अली भुट्टो समझते थे और दूसरे पूरे एतमाद से खुद को जनरल ज़ियाउल हक कहते थे। और दिलचस्प बात यह थी कि दोनों एक ही बैरक में रहते थे, एक ही ट्रे में खाना खाते थे और दिन का आगाज़ एक दूसरे को फांसी देने की धमकियों से करते थे। भुट्टो साहब गुस्से में ऐलान करते थे, ज़िया, एक दिन तुम्हारी मूंछों पर मैं अपने बूट लटकाऊंगा। और जवाब में जनरल साहब हंसते हुए कहते, और मैंने तो मूंछें पहले ही छुट्टी करा ली हैं, हुण तो बूट कित्थों लटकाएंगे। और इधर से फौरन ललकार आती कि अगर तुम वाकई बहादुर हो तो मूंछें फिर से बढ़ा के दिखाओ। और फिर वो दोनों अपनी अपनी तकरीरों में ऐसे महव हो जाते कि जैसे पूरी कौम इन्हीं के मुंतजिर बैठी है। जरा देर बाद मंजर मजीद दिलचस्प हो जाता था। एक तरफ भुट्टो साहब अपने फर्जी कारकुनों को जोश दिलाते गए, आगे बढ़ो और मुखालिफ की वर्दी तार तार कर दो, और दूसरी तरफ जनरल ज़िया पूरे वकार से कहते, मेरे अजीज हमवतनों, ये कहकर वो कौम से खिताब शुरू कर देते थे और अपने ख्याली रफ़का को मुल्क संभालने की हिदायत देने लगते थे। नाज़रीन, वहीं पर मेरी मुलाकात एक और अजीबोगरीब शख्सियत से हुई। वो खुद को बनी इसराइल का ऐसा आलिम करार देते थे कि जो हज़रत मूसा के साथ मिस्र से फ़लस्तीन तक सफ़र कर चुका था। वो बहरे अहमर के शक होने का वाकया ऐसे बयान करता था जैसे कल की बात हो, और बड़े एतमाद से कहता था कि वो हजरत मूसा को कोहे तूर तक खुद छोड़ने के लिए जाया करता था। उसका मजीद दावा था कि ताबूत सकीना भी एक जमाने तक उसकी तहवील में रहा था, लेकिन फिर कुछ चंद कश्मीरी लोगों ने उसे चुरा कर लेकर। वो बार बार इसरार ये करता था कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ कि जहाँ पर ताबूत सकीना छुपा हुआ है। और हैरत की बात यह थी कि वो उस पूरी दास्तान के दौरान इब्रानी ज़बान के कुछ ऐसे जुमले भी बोलते थे कि जिससे सुनने वाला चंद लम्हों के लिए वाकई उलझ जाता था कि शायद बात में कुछ वजन है। नाज़रीन, फिर यकीन की पूरी इमारत तब हिल जाती थी जब वो बड़े फख्र से कहता था कि वो उस जमाने में साइकिल पर जाया करता था। अब अगर कोई नादान गुस्ताखी करते हुए ये कहता कि हुजूर, उस जमाने में तो साइकिल इजाद ही नहीं हुआ था, तो फिर आप कहाँ से साइकिल पर आए थे, तो बस उसके बाद समझे कि वो लेक्चर शुरू होता था और वो इस शान से साइकिल की तारीख सुनाते थे कि आदमी मुंह खोलकर सुनता रहे। अच्छा, उनके मुताबिक साइकिल किसी इंसान ने इजाद ही नहीं की थी, बल्कि ये बराह रास्त आसमान से नाजिल हुई थी। और फिर वो इसका नुज़ूल का, साइकिल के नुज़ूल का ऐसा ईमान अफरोज किस्सा सुनाते थे कि सुनने वाला हंसी भी रोकता था और हैरत में भी मुब्तला रहता था। नाज़रीन, इस इदारे में मुझे हर शोबा ज़िंदगी के नामवर लोग भी मिले। कोई खुद को इमाम गजाली समझता था, कोई पूरे एतमाद से अपने रुशद बना हुआ था, कोई बू अली सीना था, और तो कोई यूं महसूस होता था कि वहाँ एक नहीं बल्कि पूरी क्लास ही वहाँ पर जमा हो चुकी हो। नाज़रीन, वहीं मेरी मुलाकात एक ऐसे खुद साख्ता माहिर तबीब से भी हुई जो पूरे एतमाद के साथ ये दावा करता था कि उसके पास गुर्दे की पथरी का ऐसा इलाज है कि जिसे सुनकर दुनिया के तमाम डॉक्टर्स हैरान रह जाएंगे। अच्छा, मैंने भी तजस्सुस से पूछा कि क्या नुस्खा है। उन्होंने निहायत राजदाराना अंदाज में मुझे जवाब दिया, गुर्दे की पथरी मीठी होती है, मरीज को आधा छटाक जिंदा चूंटियां खिला दो, ये चूंटियां सीधा गुर्दे तक पहुंचेंगी, पथरी को खा जाएंगी और मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। और फिर उन्होंने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा कि चूंकि मेरा इलाज बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां और हुकूमतें मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर चुकी हैं। इन्हें डर है कि अगर मैं बाहर निकल आया तो दवाइयों का सारा कारोबार बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ पर कैद भी कर रखा है। नाज़रीन, उसके एतमाद को देखकर यूं लगता था कि जैसे मेडिकल साइंस वाकई उसे माफ़ी मांगने वाली हो। इस जगह पर मुझे कई ऐसे सियासतदान भी मिले जो अपने ख्याल में मुल्क के हर मसले का फौरी और इनकलाबी हल रखते थे।
ایک صاحب پورے یقین سے فرما رہے تھے کہ وہ صرف 1 مہینے میں بے روزگاری کا نام و نشان ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے جواب دیا بہت آسان ہے، حکومت 18 سال سے زیادہ عمر کے ہر شہری کو سرکاری ملازم رکھ لے۔ میں نے پوچھا کہ حضور لیکن پھر تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے ایسا نسخہ پیش کرتا ہوں کہ حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے پوچھا فرمائیے۔ کہنے لگے پاکستان کے تمام گلیشیئر سعودی عرب کو فروخت کر دو، عمرے کی ریئلٹی لو ان سے، اور انہی پیسوں سے ملازمین کی تنخواہیں دو۔ کیسا؟ ناظرین، وہاں ایک سائنسدان بھی موجود تھا جس نے بجلی کے بحران کا ایسا حل ڈھونڈ رکھا تھا کہ بڑے بڑے انجینئرز بھی شرما جائے۔ اس کا خیال تھا کہ حکومت ملک بھر میں کروڑوں ٹربائن، چھوٹی چھوٹی ٹربائنز نصب کر دے اور ہر ٹربائن کے ساتھ ایک آوارہ کتا باندھ دے۔ جب کتے دوڑیں گے تو ٹربائنیں گھومیں گی، اور یہی کروڑوں ٹربائنز جب گھومیں گی تو کروڑوں یونٹ بجلی پیدا ہوگی۔ میں نے معصومانہ انداز میں پوچھا لیکن ان کتوں کو پالنے کے لیے ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ وہ بولے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، جو کتا ڈیوٹی کے دوران مر جائے اسے باقی کتوں کی خوراک بنا دو۔ ناظرین، اس نے یہ بات اس یقین سے کہی جیسے پوری توانائی پالیسی اس کے مشورے پر کھڑی ہو۔ ناظرین، میں تقریباً 2-3 برسوں تک ان اداروں میں آتا جاتا رہا، اور سچ پوچھئے تو وہ میری زندگی کے سب سے دلچسپ سال ثابت ہوئے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب مشاہدہ بھی کیا کہ تقریباً ہر ذہنی مریض میں چند مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی بات، وہ بے تحاشا بولتا ہے۔ ایک مرتبہ گفتگو شروع کرے گا تو پھر اسے بریک لگانا ممکن نہیں رہتا، اور سامنے والے کو جواب دینے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ رہتا ہے۔ اگر کبھی ہنس بھی دے تو اس کی آنکھوں میں مزاح سے زیادہ سنجیدگی دکھائی دیتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کے پاس مذہبی، روحانی یا پھر تاریخی معلومات کا ایسا خزانہ ہوتا ہے کہ سننے والا حیران رہ جائے۔ چوتھی علامت ان کا غیر متزلزل یقین ہے۔ جتنا بڑا وہم اتنا ہی مضبوط اعتماد۔ وہ ایسی بات بھی پورے یقین سے بیان کرے گا کہ جس کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، اور قسمیں کھا کر آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے اور پوری دنیا صرف ناموں کے دھوکے میں مبتلا ہے کہ مغرب ادھر نہیں ادھر ہے اور مشرق ادھر نہیں ادھر ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے اور پھر انہی خوابوں کو حقیقت مان کر زندگی گزارتا ہے۔ اور چھٹی یا شاید سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ بحث میں خود کو ناقابل شکست سمجھتا ہے۔ آپ جتنی دلیلیں دے لیں، جتنے ثبوت سامنے رکھ دیں، انجام یہی ہوگا کہ یا تو آپ خاموش ہو جائیں گے یا پھر اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، کیونکہ اسے قائل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ساری باتیں محض مبالغہ محسوس ہو رہی ہوں تو کبھی فرصت نکال کر کسی ذہنی امراض کے ہاسپٹل کا چکر لگائیے، شاید آپ میری بات سمجھ جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس وہاں جانے کا وقت نہیں ہے تو اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیجئے، آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہر طرف ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو خود کو سب سے بڑا عالم، سائنسدان، حکیم، دانشور، رہنما یا مرشد سمجھتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں وہی 6 خصوصیات پوری شان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ناظرین، میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئی کسی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔